हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं और गौरव आपको बताएंगे कि इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल का जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो गौरव प्लीज आप स्टार्ट करिए। थैंक यू निखिल। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल फिलहाल में मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो रीच आउट किया जिन्होंने मुझे, एंड दे वर आस्किंग कि हाउ कैन दे गेट अ जॉब इन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल और हाउ कैन दे क्रैक द इंटरव्यू। सो आई थॉट कि क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन ही करें, एंड हम लोग एक जनरल रिक्वायरमेंट समझते हैं कि एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्ट करता है एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही फन फैक्ट आपको बताता हूँ निखिल, आपने अब तक इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए कितने इंटरव्यूज दिए? मैंने 4 या 5 कंपनी में दिया है। 4 या 5 कंपनीज में कुल मिला के हर कंपनी में 4 से 5 इंटरव्यू, 16 से 20 इंटरव्यू हो गए होंगे। अच्छा। उसमें इजी थे इंटरव्यूज या मुश्किल थे या कैसा था? इंटरव्यू तो देखो कई जगह चैलेंजिंग इंटरव्यू आए थे कि मतलब इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बट ओवरऑल क्या है कि एक तैयारी जो ऐसी होती है कि वो चैलेंजेस भी जो होते हैं ना वो बहुत ही कम लगते हैं और बहुत ही स्मूथ हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इवन दो टेक्निकल थे बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। एंड वो जो 5 कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया, उन 5 में से कितनी कंपनीज का आपके पास ऑफर आ गया था? सभी का आ गया था। दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा होगा कि जो पर्सन एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरव्यू क्रैक करता है वो करते ही जाता है, और जो नहीं कर पाता वो 10 भी नहीं कर पाता, 15 भी नहीं कर पाता, तो कुछ तो रीजन होगा। तो नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के टाइम में लोग जनरली भूलते जा रहे हैं, दैट इज योर टेक्निकल नॉलेज, स्किल। बॉस, अगर आपको एक जॉब लैंड करनी है, सामने वाला आपको पैसे दे रहा है, तो आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट आप एफर्ट मार के उसके बारे में पढ़ के तो जाओ। तो दैट इज द फर्स्ट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर निखिल और मैं बहुत बहुत अपनी पूरा एफर्ट डालेंगे कि आपको बेसिक इंटरव्यू के लिए क्या क्या पता होना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर करें। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि क्या गारंटी है जो इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसने वो चीजें कर ली जो हमने उसको बताई है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा? हाँ निखिल, मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली गारंटेड है, प्रोवाइडेड आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कैवियट निखिल, जब कोई भी व्यक्ति इंटरनल ऑडिट के लिए इंटरव्यू देने जाता है, अगर आपके दिमाग में ये है कि दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी, या मुझे ये नहीं करना, या इंटरनल ऑडिट अच्छा भी है या नहीं है, तो आप इंटरव्यू देने जाओ, क्योंकि आप हाफ हार्टेडली काम करोगे, हो सकता है आप सिलेक्ट हो भी जाओ बट बाद में आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना तो बॉस अटेम्प्ट भी मत करना। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें चैलेंजेस क्या है? बिकॉज अगर किसी ने इंटरव्यू देना है तो उसके पहले उसको पता होना चाहिए कि वर्किंग आवर्स क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस होती है क्लाइंट की, हमारे एम्प्लॉयर की, इंटरनल कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस पर एक बार आप एम्फसाइज कर दीजिए, उसके बाद हम जो है पिक करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जो है तैयारी करनी है। श्योर निखिल। देखिए, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल इन जनरल जो है, आपका कोई मार्च एंड में क्लोजिंग या आपकी स्टैट्यूटरी डेडलाइंस नहीं होती। आपका काम जो है वो डेली बेसिस पे चलेगा। आपके रेगुलरली जो है वो प्रेशर आवर्स आएंगे। एक हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि बेटा, इंटरनल ऑडिट में आपको डेली अपना खड्डा जो है खुद खोदना है और खुद पानी निकालना है, अपने लिए कुआं खुद खोदना है। तो आप मान के चलिए, आपको कुछ भी आता हो, आपको कुछ भी ना आता हो, आपका एक्सपीरियंस इवन तो आपकी हेल्प करेगा, बट जो एफर्ट्स हैं आपको हर एक असाइनमेंट पे डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक कॉस्ट सेंटर है। आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अब आई है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट पहले से तो सबको पता है कि फलाने को मुझे इज्जत देनी है, स्टैट ऑडिटर को, बट आपको इज्जत आपकी कमानी पड़ेगी। तो आपको तैयार रहना है कि जो भी आपको चाहिए अचीव करना है वो आपको छीन के लेना है, आपको प्लेट में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की लाइफ के लिए तैयार है, सो आई विल होल हार्टेडली वेलकम यू टू दिस फील्ड। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इंटरनल ऑडिटिंग में पास का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है। बस वो इतना रोल है कि वो उसने आपको बना दिया है। आपको हर दिन, जो गौरव ने बोला कि खड्डा खोदना है, हर दिन आपको खोदना पड़ेगा। अगर आपने नहीं खोदा तो आपका खड्डा खुद जाएगा। ये तो फॉर श्योर है, आपका खड्डा खुद जाएगा और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोफाइल में एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, क्यूरियोसिटी है यहाँ पे, और जो एडवेंचर की तरह लेके चलो आप, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस प्रोफाइल है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे
जो लोग जाना चाहते हैं इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में, तो उनका रेज्यूमे का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि रेज्यूमे ही आपको शॉर्टलिस्ट कराएगा। वो कहते हैं ना रेज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही है, पहले रेज्यूमे तो उस तरीके का हो जो शॉर्टलिस्ट हो पाए, तभी तो आप आगे जो है आगे की बात करोगे, एचआर के साथ करोगे, या फिर जो भी आपका आगे का इंटरव्यू होगा उसमें करेंगे। तो गौरव, एक रेज्यूमे की क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या उसके अंदर होनी चाहिए चीजें जो है आपको शॉर्टलिस्ट करा सकती है, वो बताइए आप प्लीज। सो निखिल, रेज्यूमे जो आपका सीवी होता है, रेज्यूमे दैट इज द सिंगल मोस्ट एसेंशियल थिंग जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे पहले काम करना है। बिकॉज आप देखिए कि कंपनीज हायर कैसे करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो जितने भी सीवीज उनके पास जाते हैं उनमें एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, और वो काम भी आज के डेट में इंसान नहीं करता, मशीन करती है। तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतने साल का एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, वो स्क्रीन करेगा ही, जो जिनमें वो नहीं होगा वो हटा देगा। बट ओवरऑल फॉर्म एंड कंटेंट के ऊपर भी कि कैसा लुक एंड फील आ रहा है, उसके बेसिस पे भी मशीन आपका जो रेज्यूमे है उसको डीसिलेक्ट कर देगी। तो आपको पहले तो ये मेक श्योर करना है कि आपका सीवी जो आपने इतने महीने से बनाया है वो कम से कम पढ़ा जाए। वो पढ़ा तभी जाएगा जब वो एटलीस्ट एक सर्टेन स्टैंडर्ड का होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर टाइम लगाइए। रेज्यूमे ऐसी चीज नहीं है जो 2 घंटे में, 4 घंटे में या 1 दिन में बनती है। आप साइबर कैफे में जाके जो सीवी बनवाते हैं, आप कोई कॉल सेंटर की जॉब के लिए तो अप्लाई कर नहीं रहे हैं, तो आपको टाइम लगाना है, आपको एक्चुअल में वहां पर दिखाना है कि आप क्या हो। सो एक दोहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलिए बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बट इंटरव्यू में तो आपको बताना है कि लाख नहीं करोड़ टका है मेरा मोल। तो वो कौन बताएगा? वो तो आपका रेज्यूमे ही बताएगा। तो बॉस, वो तो आपको बनाना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। आज एक चीज करते हैं, इवन दो निखिल ने मुझे कहा था कि इट्स रिस्की, मे बी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वी वर नॉट श्योर, बट लेट्स ट्राई एंड गो थ्रू 2 रेज्यूमेस। और वो एक मेरा है, एक निखिल का है, और हम कोशिश करते हैं समझने की कि हमने उस सीवी को कैसा बनाया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा बनाना है, जस्ट आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, एक अप्रोच आपको मिल जाए, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं निखिल से परमिशन ले लूं। सो निखिल, एम आई अलाउड टू शेयर योर रेज्यूमे सीवी? और इन मार्क्स को हटा देंगे हम, जो मार्क्स वाला पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सीवी मेरा, ये सीवी वो है जो मैंने बिग 4 में अप्लाई करने के लिए बनाया था। सो जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर कुछ घिसी पिटी लाइंस जनरली लिखी रहती है, सो इवन दो ये भी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट एटलीस्ट आप इसके अंदर वर्डिंग्स देखिए, आप ये देखिए कि आप किस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज मोर प्रोफेशनल एंड इट इज मोर अपीलिंग ऑल्सो। सो आपको लुक एंड फील में भी अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ता हूँ कि पैशनेट टू नर्चर माय स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल परसुएशंस इन द कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड। एंड देन फिर आप अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर है, उसको भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि हैविंग ब्रॉडर ओवरव्यू ऑन कंप्लायंस, रेगुलेटरी, टैक्स, कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिजनेस वैल्यू चेन विद डोमेन नॉलेज अराउंड फाइनेंस स्ट्रीम। देन आपकी कुछ की स्ट्रेंथ्स, agile and adaptable to work with multicultural cross-functional environment which offers to innovate and contribute for the long-term development. Then आपका एक, आप बोले एक सिंगल स्टेटमेंट जो आप अपने लिए देना चाहें, not just a number cruncher but a power player as well to add value in the system. So ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है या इतना बड़ा लिखना है, 2 लाइन भी हो सकते हैं, 1 लाइन भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वो आपसे रेजोनेट करना चाहिए। ऐसा कुछ मत लिखना जो कि बहुत ज्यादा क्लीशे हो, और क्लीशे हो भी बट आपके साथ रिलेट ना हो पाए। तो जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपकी बातों में भी झलकना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने कुछ की हाइलाइट्स दे रहे हैं कि मैंने इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ है, कि मैंने ऑडिट किया हुआ है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इनोवेशन पे फोकस रहता है, जीएसटी तब एक हॉट टॉपिक था तो जीएसटी वैल्यू चेन के ऊपर काम किया हुआ है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क मुझे समझ में आता है। इस तरह की चीज आप उसके अंदर बता रहे हैं। फिर जो आपका जो बेसिक चीजें आती हैं, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, जिसका हम एक मेजर जो पोर्शन है आपके सीवी का, वो पेज जो है 80% इससे ही भर जाता है। वो पहला एक डब्बा आएगा सीए फाइनल, इतने मार्क्स, इतना इंस्टीट्यूट, और उससे वो पूरा भर जाता है। तो जो आप एक्चुअली अपने बारे में बताना चाह रहे हैं वो तो आएगा ही नहीं, आपके मार्क्स ही पता चल रहे हैं खाली उससे। तो उसको एक लिमिटेड से स्पेस में आपने उसको भी इज्जत दी और उसको बता दिया।
देन आपने बताया कि आपने आर्टिकलशिप करी है, ट्रेनिंग करी है, तो कहाँ से करी है, कैसे करी है, सिर्फ जगह का नाम। अभी हमने काम क्या सीखा है वो हम आगे बताएंगे। देन आईटी स्किल्स के अंदर जनरली लोग क्या है कि वो दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमने एडवांस आईटीटी कर ली, हमने आईटीटी कर ली और ये मेरी आईटी स्किल्स कंप्लीट हो गई, 100 आवर्स ऑफ एडवांस आईटीटी। सो वैसा मत करना, कोशिश करिए अगर आपने एमएस ऑफिस पे काम किया हुआ है, आजकल तो विजुअलाइजेशन का जमाना है, अगर आपने पावर बीआई पे काम किया हुआ है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वैसी चीजें लिखिए। अगर आपने एसएपी चलाया है तो उसको लिखिए, एसएपी में कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स ऑपरेट करे हैं आपने, एमए मॉड्यूल है, फीको मॉड्यूल है, तो उनका जिक्र कीजिए आप आईटी स्किल्स के अंदर। आप अपने की एक्सपोजर्स बता सकते हैं कि जी मुझे इन तरह की चीजों में काम करने का एक्सपीरियंस है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो ये बता सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट से उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस तरीके से रिलेट करता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जो फ्रॉड रिलेटेड, जो उनके फॉरेंसिक ऑडिट उनके बहुत ज्यादा करते थे, इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिकली नहीं करते थे, तो उनका फॉरेंसिक का और इंटरनल ऑडिट का क्या रिलेशन है, किस तरह से वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से वो कंट्रोल्स देखते हैं कैसे, तो वही अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिट का भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो हमने कोशिश की कि उसको उस तरीके से मोल्ड करें। मेरा कि हमने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, मल्टीपल फंक्शंस में जो काम किया उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी असाइनमेंट्स आते हैं जो रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स नहीं है, उसको हाईलाइट किया। अगर आपको कुछ की रिकॉग्निशंस मिले हैं आप वो बताइए। इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि वो हेड बॉय, हेड गर्ल वो सब ना लिखिए, लुक्स वेरी चाइल्डिश एंड स्टिल इट्स देयर इन मेनी पीपल्स रेज्यूमे जो फ्रेशर्स होते हैं बेसिकली। सो वो आप अवॉइड कीजिए कि वो ना आए। अगर आपका किसी स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स में या किसी पोएट्री, डिबेट या लिटरेचर, वैसा आपका कोई इंटरेस्ट है तो और आपने उस फील्ड में कुछ किया तो आप वो जरूर हाईलाइट कर सकते हैं। बट प्लीज 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 वो स्पोर्ट्स को और वो सब मत डालिए। देन की स्ट्रेंथ्स, अगेन जैसा मैंने पहले आपको ऊपर बताया कि आपको जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसके बारे में बात करनी है अपने एम्प्लॉयर से, आपको इंटरव्यू आपका उसकी तरह से मोल्ड करना है। तो जब मैं कहता हूँ कि एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, तो वो आपसे एक्सपीरियंस, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस पूछेगा, एग्जांपल्स पूछेगा कि आपने एजिलिटी क्यों लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फलानी सिचुएशन में फंसा था मैं, ऐसा अलग अलग सिनेरियो हुआ था, एंड देन वहां पर मैंने अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल के वहां पर भी इफेक्टिवली काम करके दिखाया। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको इनके एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। देन ये आपका, जिसके ऊपर आपका 90% बात भी होगी इंटरव्यू में, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो आपको एक एक चीज जो आपने की है वो लिखना है। और जो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने हाथ से नहीं किया, आप एक टीम का पार्ट थे, आप उस पूरे ऑडिट को ऑब्जर्व कर रहे थे और आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया था, सो आप अपने उस एक्सपीरियंस को भी स्टेट कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको सीखा है। तो आप बताइए कि मैंने ये काम किया। देन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी की हाइलाइट्स बताइए। लोग जनरली क्या करते हैं कि जी मैंने इनकम टैक्स किया, इनकम टैक्स में इस सेक्शन में रिटर्न भरता हूँ, इस सेक्शन में रिटर्न भरता हूँ, इवन तो वो इंटरनल ऑडिट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। मैंने जीएसटी की रिटर्न फाइल करी है, 3A फाइल की है, 2B फाइल की है। तो आप देखिए किस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप अपनी की हाईलाइट जो है, अकम्प्लिशमेंट्स जो है, इंटरनल ऑडिट में क्या होगा, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आपने कोई प्रोसेस में कोई बड़ा गैप हो वो आइडेंटिफाई किया हो, कोई की इंप्रूवमेंट लाए हो, कोई कॉस्ट सेविंग लाए हो, तो उस तरह की चीजें आपको बतानी है। या क्लाइंट ने आपको अप्रिशिएट किया हो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेच असाइनमेंट हो जो डिफिकल्ट हो टाइम की वजह से, लोकेशन जहां पर है उसकी वजह से। अगर मान लीजिए आपको उड़ीसा में एक प्लांट में 50 डिग्री में लगातार 4 महीने एक असाइनमेंट पे काम करना पड़ा, आप वो सारी चीजें हाईलाइट कीजिए क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी रेजिलियंस, आप आगे बढ़ के काम करने को तैयार है। तो उस तरह की चीजें आप हाईलाइट कीजिए जो आपके प्रोफाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो आप, मैं ये नहीं कहता आप उसको हटाइए, बट आप उसको कंसाइज वे में एक जगह पुट कर दीजिए। जैसे मैंने जीएसटी या इनकम टैक्स का थोड़ा सा जो भी काम किया तो उसको मैंने कंसाइजली पुट कर दिया, बट मेरा जो मेजर फोकस है वो मेरा इंटरनल ऑडिट के काम पे था, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसी को दिखाऊं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की अप्रोच रखिए। तो ऐसा सीवी अगर आप लेके जाएंगे तो एक लुक एंड फील वाइज भी, और जो मैसेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। निखिल, मैं ये कह रही हूँ, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये तो बेसिक रेज्यूमे है जो बिग 4 में पोस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई किया गया था। अब जो बनते हैं गौरव, फिर आपके रेज्यूमे होंगे
वो तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। ये वो लेवल है जो आपको एसोसिएट लेवल में लेके जाएगा, ये उस रेज्यूमे को दिखाया गया है, ठीक है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है ना, यू नीड टू सब्सटैंशिएट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सच बोलना है, जो लिखा हुआ है वही आपको जो है वहां पे बताना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में रख लेना बात को। अगर आप नहीं बता पाए और अपने लिखा हुआ, तो वहीं पे आप सोच लेना कि रिजेक्ट हो जाओगे। और हमें मत बोलना, क्योंकि हम आपको पहले बता रहे हैं, हम आपको ठीक बता रहे हैं कैसे करना है आपको। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करा आपने, तो रिजेक्ट हो जाओगे। क्लियर कट बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं बोलना वहां पे, और आपको सब्सटैंशिएट करना है हर एक चीज को, जो जो आपने एक एक शब्द को बताना है आपको। एक छोटी सी चीज निखिल, जनरली हम लोग टाइपोस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपके कॉमा, आपके फुल स्टॉप्स, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये एक आपकी इमेज पोर्ट्रे करता है। अगर आपका नीट एंड क्लीन है, विदाउट टाइपिंग एरर्स है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपके अगर आपने फुल स्टॉप्स लगाए हैं तो सब जगह लगाए हैं, नहीं लगाए हैं तो कहीं नहीं लगाए हैं, तो उस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं ये दर्शाने में कि आप प्रोफेशनली काम करना जानते हैं और चाहते हैं। और अगर आप कैजुअली लेके जाएंगे इसको और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द हेक ऑफ इट आप लिख के छोड़ देंगे, सो बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जहां भी आप बुलेट्स या पॉइंटर्स लिखते हैं वहां पर सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ सेंटेंस बना भी नहीं रहे हैं, आप फ्रेजेस बता रहे हैं सिर्फ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है। अब निखिल, क्या हम आपका भी सीवी ओपन कर लें एक बार दिखाने के लिए? मेरे हिसाब से जो है ना, सीवी को दिखाने, अभी एक हमने दिखा दिया है, अब हम बोल के बताते हैं उस सीवी में है क्या। अब वो वाली बात होगी, सेकंड फेज में आता है वो क्रैक कैसे करना है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपका अगर रेज्यूमे जबरदस्त है, ठीक है, जबरदस्त रेज्यूमे बना है आपका, तो एचआर आपको पहले परेशान करेगा। वो जो पहली कॉल एचआर की आएगी ना आपकी, तो वो पहले ही आपसे 10 चीजें पूछेगा और कई बातें करेगा, जिसमें पैसे की बात भी होगी। तो उसको कैसे डील करना है वो भी बताते हैं आपको। गौरव प्लीज। श्योर। सो निखिल इज राइट। आई गेस अभी फ्रेशर्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ। एज विल प्रोसीड, अगर हम आगे कुछ इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, अगर हमारे किसी फ्रेंड को और कुछ जानना होगा, सो विल अप्रोच इन दैट फैशन आल्सो। लेट्स प्रोसीड विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस नाउ। सो निखिल, अभी आपने मेंशन किया था कि एचआर क्वेश्चंस पूछता है, तो किस तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के रिस्पॉन्सेज होने चाहिए? कई बार सैलरी की, पे आउट की बातें एचआर एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आपसे कर लेता है, तब क्या रिस्पॉन्ड करना है? एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, कई बार आप देखते होंगे कि एचआर आपसे बात नहीं कर रहा होता है, एक प्लेसमेंट एजेंसी का कंसल्टेंट आपसे बात कर रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है एक कंपनी के एचआर में, जिससे रिक्रूटर में जो आपको हायर कर रही है, या फिर एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट में? तो उन दोनों को भी टैकल करना है, तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, जो अगर कंपनी का कोई बिग 4 फर्म का कोई एचआर है या फिर प्लेसमेंट कंसल्टेंट है, ज्यादा फर्क नहीं होता। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द कॉन्फिडेंस। अगर आप उनसे ही फ्रेंडली वे में बात नहीं कर पा रहे, फ्रेंडली विद रिस्पेक्टफुल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको दोस्तों की तरह बात करनी है, बट डर के बात नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको। और कुछ नहीं होता, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तो आप उनसे ठीक से बात करें। बहुत से लोग ना घबरा जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको कि यार क्या पूछ लेंगे हमसे। कुछ नहीं पूछते वो आपसे, वो बहुत ही बेसिक पूछेंगे आपका, जो आपने बताया ना एजुकेशन का बता दिया आपने, अटेम्प्ट्स कितने हुए। हम नहीं एंडोर्स कर रहे अटेम्प्ट्स को, हम चाहते हैं कि मल्टीपल भी हो तो भी जॉब मिल जाए, बट ये ट्रेंड है, ये चलता है। तो उस तरीके से वो आपको ना थोड़ा सा करते हैं। और अगर आपका रेज्यूमे जो जबरदस्त है, तो वो आपसे पैसे की भी बात करने लग जाते हैं। तो वहां पे कैसे डील करना है, वो वहां पे आपको ना इनिशियल लेवल पे क्रश करते हैं एचआर। उनकी पॉलिसी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स है, उनके गोल्स है कि आपको ना कम से कम पैसे में लेकर आना है, और आपका क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसे पे जाना है। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बीच में पहली कॉल होती है, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और पैसे की अगर बात आती है, तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि आपको रोल क्या चाहिए। नंबर 1, रोल क्या चाहिए, क्या डेजिग्नेशन चाहिए आपको, पैसा उसके हिसाब से होता है। नंबर 2, वो फिर भी पैसे की बात करें तो आप बोले स्टैंडर्ड लेंगे, इस डेजिग्नेशन में हमें स्टैंडर्ड पैसा चाहिए जो आप ऑफर करते हैं। और वो फिर भी ड्रिल करे जा रहे, तो कह रहे पहले आप इंटरव्यू करा दीजिए, फिर बात कर लेंगे पैसे की। पहले इंटरव्यू तो कराइए ना। आपको मेरे बारे में क्या लगता है,
जो भी मुझे इंटरव्यू जो है क्वेश्चन करेगा उसको कैसा फील होता है कि कितनी टेक्निकल इसके अंदर नॉलेज है, क्या है इसके अंदर, क्या बात है इसके अंदर। जब तक आप वो सेशन नहीं करेंगे, आप अपनी वैल्यू जो है ना ही वहां पे डाले कि मेरे को इतना चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए। आप अपनी एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू के बाद रखें कि आपका कैसा गया है, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और बस ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। बाकी गौरव आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। आई एग्री निखिल, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स तो हम लोगों को जो भी कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, we should say that we need that or we would like to have that. And अगर आपके हाथ में already कोई offer है, then you can take that as a reference and then you can request for something in not of the figure that you have already received. तो अगर आपके पास कोई एक already offer है, आप उससे ज़्यादा मांग सकते हैं, but अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो you can say कि जो भी आपके कंपनी के standards हैं, we are fine and fine. Right. I agree with that. ठीक है, तो ये जी, तो ये एचआर का राउंड बताया आपको। बस थोड़ा ये पूछेंगे आपसे कि मतलब कि इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में आपने क्या काम करा है, कहाँ पे काम किया है, किस किस सेक्टर में काम किया। उनके ना थोड़े से क्वेश्चंस वैसे होते हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वो टेक्निकल आपसे पूछेंगे ही नहीं। वो आपको बोलेंगे अरे आपने इस प्रोसेस में करा हुआ है। उनको पता होता है कि प्रोक्योरमेंट, ये कुछ प्रोसेस ना उनके दिमाग में फिट करे होते हैं कि हमें ये मतलब चाहिए, सप्लाई चेन में डालना है इसको, तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट पे लगाया, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट, वो छोटी सी रिक्वायरमेंट का पार्ट आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। बट आपको घबराना नहीं है, उनको ज्यादा पता नहीं होता। आपको उनको जो है उतना ही बताना है जितना उन्होंने आपसे पूछा है। तो उसके बाद जो होता है ना, ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी ट्रिक्स बताई है कि मतलब नहीं फंसना आपको पैसे के जाल में, पैसे को तो आप इग्नोर ही करो अभी इस कॉल पे। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाएगा, जो भी इंटरव्यू होगा मैनेजर लेगा। अगर आप बिग फोर में बात करें या लीडिंग कंसल्टिंग फर्म से बात करें तो मैनेजर लेगा। अगर थोड़ी मतलब लगा लो कि आप ज्यादा बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स नहीं है, ज्यादा उनका वैसा कल्चर नहीं है, तो इवन वहाँ पे जो एएम वगैरह होते हैं या फिर कंसल्टेंट्स होते हैं, दे कैन आल्सो टेक योर इंटरव्यू। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। मैनेजर राउंड मेरे हिसाब से होता है बिग फोर का, हमारे तो मैनेजर ही हुए थे, राइट? तो मैनेजर ने ही लिया था। तो अब हम मैनेजर राउंड की बात करेंगे। गौरव प्लीज मैनेजर राउंड में आप बताइए कि क्या आपको पूछा जा सकता है, क्या तैयारी होनी चाहिए आपकी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एनी हाउ आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपसे एचआर भी कोई पूछेगा, मैनेजर भी, पार्टनर भी। So yes, Gaurav, tell me something about yourself. So that is the first question that you will get to hear. और इसको आपको प्रिपेयर करना है। एंड ये क्वेश्चन ना लोगों को लगता है कि इट इज अ लायबिलिटी, लोग जल्दी जल्दी अपना सीवी जो है उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं। That I qualified my chartered accountancy in this year, I did my internship from here, now I'm pursuing this, I got this much marks, and there I did this work, and I am living here, I have 3 brothers, I have 1 father, I have 1 mother. These sort of things people tell. But ये आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन इज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप जिस काम के बारे में बात करना चाहते हैं, आप उस इंटरव्यू को जिस फील्ड में ले जाना चाहते हैं, आप वहां पर ले जा सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि मुझे अपने इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस के बारे में ही बात करनी है, इधर-उधर की बात नहीं करनी, तो मैं अपना क्वालिफिकेशन का ईयर बताने के बाद आई स्ट्रेट अवे गो टू माय एक्सपीरियंस व्हिच वाज देयर ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप, that I did internal audit for these all processes and these all companies, these industries, and over there I learned these many things and it was a good experience. What were my key takeaways from that and what I am looking forward to. So those sort of things when you will present, तो सामने वाले को फिर क्या है, वो बातें ना दिमाग में घुस जाती हैं। अगर आपने बोला कि भाई client appreciated me and I like that I added value over there, so इंटरव्यूअर के दिमाग में वो वर्ड्स रुक जाएंगे। then they'll definitely ask you what you did which added value over there at your client's place, या what got you recognition, या फिर आपने बताया कि मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इतने करोड़ की कॉस्ट सेविंग करी, then they'll ask you what you did to get that cost saving. So आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरली क्या होता है कि हमने हर एक प्रोसेस का ऑडिट नहीं किया होता, तो अगर किसी ने फाइनेंस में, कैश एंड बैंक मैनेजमेंट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इस तरह के एरियाज नहीं किए हैं, तो उसको अगर उनको अवॉइड करना है तो आप अपने जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें बोलिए कि इंटरव्यूअर आपका जनरली उस फील्ड की तरफ ही डाइवर्ट हो जाए। और एक स्कोप एरिया जो आपको पकड़ के ही रखना है, वो कोशिश करिए अपने इंट्रोडक्शन में भी डाल दो। प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशन या वैसा कुछ मिलता जुलता अंडरस्टैंडिंग आप अपने इंट्रोडक्शन में घुसा दो। इवन दो ये आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं करते जनरली लोग, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने काम की बातें, आपने जो किया है और अपनी जो की हाइलाइट्स हैं,
छोटे छोटे इन अ नटशेल टिडबिट्स आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर घुसा दो, ताकि पूरा इंटरव्यू फिर आप लीड करो, ताकि इंटरव्यूअर क्वेश्चन ढूंढे आपसे पूछने के लिए। आप उसको पहले हिंट दे दो, बहुत मुझसे ये पूछो। निखिल? ऑलराइट, तो गौरव ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहला नोट होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें आपको जो है अपने बारे में बताना है, और बताना ऐसा नहीं इधर उधर की बातें करके, सीधा बोल दो आई एम इंटरनल ऑडिटर, अगर आप हो तो सीधा, ठीक है, आपने यहाँ पे काम किया है, आई एम इंटरनल ऑडिटर एंड मेरे को कॉस्ट सेविंग्स का ऐसा करके कुछ बता दो, कॉस्ट सेविंग करता हूँ मैं, ये करता हूँ, तो आपका डायरेक्शन तो ले लेगा एक, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन फटाफट आपका 30 सेकंड्स में बिल्ड हो जाएगा कि किस तरफ जाना है। अब सेकेंडली गौरव ने बताया कि अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो जो एक हाई लेवल अभी रिज्यूमे बताया था उससे हटके बात करते हैं, आपने काम क्या कर रखा है, राइट। तो अब आपको ना बताना पड़े, आप ही का आपका रिज्यूमे ही डायरेक्ट करेगा, क्योंकि आप ये देखो कि ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये आपके लिए कठिन नहीं है, इंटरव्यूअर के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है, उसको भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे उसको भी भाई हैप्पीली जाना है यहाँ से कि यार ठीक है, कि मतलब ये ना हो कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसको भी अपना काम ठीक से करना है, लेकिन स्ट्रक्चर आप खड़ा करो अपने रिज्यूमे में, आप बताओ आपने करा क्या है, क्वेश्चन आपसे उसी के अराउंड पूछेंगे, जो काम आपने नहीं करा है ना, आप सीधा सीधा बोल सकते हो मैंने ये नहीं करा, बच जाओगे आप। लेकिन आप बोलो मैंने ये भी करा है, मैंने वो भी करा है, मैंने ऐसे भी करा है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, करा कुछ नहीं है, बस नाम पता है आपको एरियाज के, तो वहीं पे इंटरव्यू आपका खत्म है, आगे कुछ नहीं हो सकता आपका। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने कॉस्ट सेविंग दिया है, तो कॉस्ट सेविंग मैंने दे दी, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट वो पूछेंगे आपसे आपने कैसे निकाला पॉइंट, वहां फंस जाओगे आप। तो इसीलिए अगर आपने करी है ना तो ही लिखना, वहां पे मैं अगेन कह रहा हूँ आपको, तो ही लिखना। अगर आपको पता ही नहीं है कॉस्ट सेविंग होती भी क्या है, तो भाई मत ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेकंड लेवल की हम जैसे ही बातचीत करें, तो यहाँ पे 2 तरीके के इंटरव्यूज होते हैं। पहला होता है आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बताओ, वहां पे आप किंग होते हो, वहां पे आप लीड करते हो, हालांकि छोटी सी आप पहला ओवर है आपका, आप बिल्कुल सहवाग की तरह खेल के जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे आप थोड़ा सा 5 मिनट आप अपनी एंजॉय तो करोगे, उसके बाद वो आपको करना शुरू करेगा थोड़ा सा, अगर वो अच्छी बॉलिंग डालेगा तो। और सेकंड होता है कि आपने बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन अपने रिज्यूमे में लिखी हुई है, मेरे साथ हुआ है, बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन आपने लिखी हुई है, ठीक है, मतलब बता रखा, आपने हिंट दे रखा नहीं ये काम क्या था, बट वो आपसे पूछ नहीं रहा, वो अलग ही वो प्रोसेस लेवल पे जा चुका है, वो रिस्क पूछ रहा है आपसे, कंट्रोल पूछ रहा है, ये मेरे साथ सारे इंटरव्यूज में हुआ है। अगर एक ने नहीं लिया तो दूसरे ने, हाई लेवल ने तो लिया ही लिया है, और कहीं पे तो मतलब लो लेवल पे भी शुरू हो गया था ये। तो वहां पे पूरा एक ओवरऑल आपका जो है ना टेस्टिंग शुरू हो जाती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, कि आप हो क्या, कॉस्ट सेविंग छोड़ दो अब, और आप जो भी आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन ट्रांजेक्शनल गैप से वो छोड़ दो, प्रोसेस लेवल पे आता है सारा गेम। अगर प्रोसेस लेवल पे आता है तो आपको जो है ना घबराना नहीं है, आपको सोचना है, वहां पे वो केस स्टडीज होगी, आपको केस स्टडी दी जा रही है, और उस केस स्टडी को आपको सोच के इवेल्युएट करके जवाब देना है, और केस स्टडी का सबका जवाब अपने तरीके से होता है, तो घबराना मत, कोई आपको जज नहीं कर रहा वहां पे, आप अपना जवाब दो, फ्रीली जवाब दो, और ऑब्जर्वेशंस होती है तो वो भी आप बताओ, उसके बाद फिर प्रोसेस आएगा ही आएगा उसमें, मैंने आपको बताया था ना 5 मिनट आप एंजॉय कर लोगे, उसके बाद आपकी राइड शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ना आपको प्रिपेयर रहना है। और इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी लिखा है ना, उसको आप ना मतलब लिखने के बाद भी ना एनालाइज करना कि क्या क्या क्वेश्चन आपके साथ पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं, तो आपको उस लाइन के ऊपर अपनी तरफ से 15-20 क्वेश्चन डालने हैं कि मैंने ये लिखे तो 15 क्वेश्चन ये लाइन क्या जनरेट कर रही है, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा वो अपनी अलग से बैठ रखा होगा, उसको रेज्यूमे से मतलब नहीं है, उसको अपने क्लाइंट के लिए सेलेक्ट करना है, तो बहुत ही स्पेसिफिकली बैठेगा, और उसने आपको शॉर्टलिस्ट भी तभी करा हुआ क्योंकि वो क्लाइंट की जो नीड है ना वो आपका रेज्यूमे सेटिस्फाई कर रहा होगा। गौरव प्लीज आप बताइए, आगे ऐड करिए। निखिल एक चीज मुझे याद आ गई, अभी आप बात कर रहे थे, कई बार ना हम सीवी में रेज्यूमे में कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, आई एम अ टीम प्लेयर, आई मैनेज टीम, और उस तरह की चीजें, या मैंने कुछ वर्ड्स अपने रेज्यूमे में जनरली लिखे हैं, कस्टमर फोकस, बिजनेस एक्टिविटी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली लोग नहीं लिखते, बट अगर कोई लिखता है तो सामने वाले की कई बार आंख उन शब्दों को भी पकड़ लेती है। देन जैसे आपने निखिल कहा कि एक एक शब्द आपका यू शुड मीन दैट वर्ड, अगर आपने लिखने के लिए भी लिखा है ना, स्टिल आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि सामने वाला इसके ऊपर आपसे सवाल पूछेगा कि आप इंस्टेंस बताओ, तो आपके पास इंस्टेंसेस रेडी रहने चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको लाइफ हैक बता रहा हूँ, चीट कोड बता रहा हूँ, इवन तो निखिल मुझे मना करते हैं, अगर आपने काम नहीं भी किया है
पर आपने फिर भी लिख दिया है, तो खाली लिखना मत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके बारे में पढ़ के अपने 4 सवाल 4 जवाब बना के रख के लेके जाना। अगर आपने लिख दिया है कि भाई मैंने 1.5 करोड़ की कॉस्ट सेविंग करी, तो कैसे करी, क्या करी, हाइपोथेटिकल हो या जो भी हो, कोई किसी और का आपने ऑब्जर्वेशन उठा लिया उसमें डाल दिया, बट आपके पास बैकअप होना चाहिए। पता चला वहां पर जाके कचरा मत करवाना, स्टिल आपको बस पता हो कि मुझे बोलना क्या है। सो आपको प्रिपरेशन करनी है। मोस्टली हम लोगों की कमी क्या रहती है, हम लोग सीवी बनाते हैं एंड जाके इंटरव्यू देने बैठ जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते। सो प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, जब हम टेक्निकल बात करते हैं, निखिल ने जैसे कहा कि प्रोसेसेस, तो प्रोसेस में जब आप ऑडिट देखते हैं जनरली, तो सबसे पहला प्रोसेस खासतौर पे इंटरनल ऑडिट के लिए आता है आपका प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट को आपको घोट के पीना है कि कहाँ से लीड स्टार्ट होती है और कहाँ पर पेमेंट निकलती है वेंडर की। तो मंगवाया भी नहीं है, कहाँ से नीड अराइज हुई उस सामान को लेने की और कहाँ पर उसकी पेमेंट हुई। इसकी जो पूरी साइकिल है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिस्क हो सकता है, और अगर आपके पास उन रिस्क से रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, फाइंडिंग है जो आपने निकाली, तो आपको वो भी बतानी है साथ में लिंक करके। तो एक प्रोक्योरमेंट तो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एनी हाउ पता ही होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट के अलावा कुछ जेनरिक, अगर आपने एक्चुअल में काम किया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्शन किया है, आपको एचआर के बारे में कुछ पता है, आपको फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस में भी ट्रेजरी है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है, आपका R2R प्रोसेस जो पूरा है सेल्स का, आपको उसके बारे में पता है। जो साइकिल्स हैं एटलीस्ट इनके नाम तो पता होने चाहिए लोगों को, P2P, R2R, और इन प्रोसेस के नाम ही नहीं पता, इन साइकिल्स के नाम ही नहीं पता, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, और ऐसा नहीं हम आपको ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आने वाले समय में हम एक एक प्रोसेस को इंडिविजुअली उठा के उसके रिस्क, कुछ ऑब्जर्वेशन, वो सब भी बनाएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको स्टडी जरूर करना है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, IFC, तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर क्या काम किया जाता है, उसकी नीड कहाँ से आती है, वो पूरा एक्टिविटी जो है हम करके क्या अचीव करते हैं, कोसो फ्रेमवर्क क्या है, सॉक्स इस चीज से कैसे अलाइंड होता है, क्या डिफरेंस है, IFC एक कंसेप्ट है, ICFR एक कंसेप्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस आपने बताया, मैं इवन बोलूंगा इसके बारे में कि ये आपको जॉब के लिए भी तैयार कर देगा। आपका सिलेक्टेड हो गया ना, ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत वहां पे होनी है। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जो काम हो रहा है ना, आपको पहले ही करा भी दे रहे हैं एक्सक्यूज मी, वो हम आपको पहले करा भी दे रहे हैं, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, राइट। IFC, ICFR जो है, ये पूरा जो है ना आप समझ के चलो। आप प्रोसेसेस को जो है ऑनलाइन गूगल पे जाके समझो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई सा भी रैंडम प्रोसेस जो है आप गूगल पे जाके सर्च मारो और उसके नोट्स बनाओ, उसमें एनालिसिस करो कि उसमें क्या कमी हो सकती है। आपको बड़ी कंपनी में नौकरी की जरूरत नहीं है सब काम करने के लिए। आप जाओ वहां पे, आप समझो। आप अपने किचन का एग्जांपल ले लो। आप किचन में क्या होता है, इन्वेंट्री होती है ना, जिससे आपका खाना बनता है। गौरव, आपने बिल्कुल ठीक बताया, और जो आपने प्रोसेस बताया, तो उस प्रोसेस का ये नहीं है कि वो बस इंटरव्यू लेवल पे खत्म हो जाएगा। आगे चल के भी आपको वही काम करना है। और मैं आपको इवन ये बोलूंगा कि कोई सा भी कोई रैंडम प्रोसेस आप ले लो, ऑनलाइन ले लो, आप गूगल में जाके ले लो, और उसका जो है आप पूरी एनालिसिस करो, उसका इवैल्यूएशन करो, क्या है वो प्रोसेस, उसमें गैप्स आइडेंटिफाई करो, आप ऑब्जर्वेशन निकाल दो। कोई कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा एक्सरसाइज करके आप जो है खुद ही अपने आप रूम पे ही निकालो। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके अंदर, कोई सा भी इंटरव्यू आप ऐसे निकालोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप रेजिस्टेंस दिखाओगे, नहीं करोगे। अभी जो स्पून फीडिंग, अभी वर्ड गलत है, लेकिन हमने आपको एग्जैक्ट बता दिया क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू पूरा ही बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये भी करोगे तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको आगे हेल्प करेगा। आगे काम भी तो करना है, ये थोड़ी इंटरव्यू हो गया आपका सिलेक्ट हो गया, आगे कुछ करना ही नहीं है, बस पार्टी हो रही है। दूसरे दिन से आप शुरू हो जाएगा आपके ऊपर वहां पे मामला, सारी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी अगर आप काम नहीं करोगे। तो अभी से तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस करो, गूगल पे जाओ, प्रोसेस उठाओ, गैप आइडेंटिफाई करो, उसके रिस्क आइडेंटिफाई करो, उससे क्या हो सकते हैं, रिकमेंडेशन ड्रॉ आउट करो। किचन का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे इन्वेंट्री होती है आपकी, ठीक है। वहाँ पे क्या सिस्टम है आपके किचन में, आपकी मम्मी कैसे मैनेज करती है, क्यों स्टॉक आउट नहीं होता आपके किचन में, क्यों आपको हर बार खाना मिल जाता है, कितना जरूरी है ये सारी चीजें। आपकी मम्मी को भी सारा काम आता है, आपके पापा की शॉप है, उनको भी सारा काम आता है।
जस्ट दैट आपने पढ़ाई करी है, आपको एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन उनको काम आता है, उनसे पूछना आप वो कैसे करते हैं एक काम को, किचन में मम्मी कैसे काम करी और टाइम पे कैसे खाना मिल पा रहा है आपको, पूरा एक एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे क्या रिस्क है, अगर आइटम खत्म हो जाती, शॉक आउट हो जाता है आपको, तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे मर जाओगे, राइट। तो ये कुछ नहीं है इंटरनल ऑडिट यार, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, और मतलब इसको नॉर्मल तरीके से ही लेना है आपको। इंटरव्यू में भी आपके सामने केस स्टडी आई, आजकल सारे केस स्टडी पूछते हैं, और आपको उन केस स्टडीज को हैंडल करना होगा। आपको जो है ना एक मतलब दिमाग में रिजिडिटी नहीं चाहिए, आपको डरना मत। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी मैं कुछ टर्म्स का यूज कर रहा था, वोकैबुलरी आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप कुछ शब्द हैं जैसे वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू प्रोटेक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, प्रोसेस, राइट, आपके IFC, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स, फ्लो चार्ट, प्रोसेस नैरेटिव्स, आपका मेकर चेकर, 4I प्रिंसिपल, इस तरीके की जो चीजें हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, राइट। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं, और आप ये टर्मिनोलॉजीज अगर एक इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू में नहीं यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, कोर्स क्या होता है, अगर आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं कर रहे हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यू आर एट अ डिसएडवांटेज। तो वो टूल्स ऑफ ट्रेड कहते हैं ना, तो यार आप इंटरनल ऑडिट चेक करने जा रहे हो तो बेसिक कंट्रोल है कि कोई भी काम एक बंदे के हाथ में एंड टू एंड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जो बंदा आपका वेंडर का अकाउंट भी बना रहा है, वही बंदा पेमेंट भी कर रहा है और उसको कोई देखने वाला भी नहीं है, तो वो तो अपने खाते के अंदर पेमेंट डाल देगा और बोलेगा थैंक यू टाटा गुड बाय। तो कंट्रोल्स क्या हैं आपके, मेकर चेकर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू में बैठने से पहले। तो इनके ऊपर आपको पढ़ना है, और जो भी की टर्म्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपका काम ये है कि आपको गूगल करना है ये टर्म्स होती क्या है। डेफिनेटली जब हम प्रोसेस टेकअप करेंगे तो इन टर्मिनोलॉजीज को भी डिटेल में लेके जाएंगे, बट क्योंकि ये वाला सेशन इंटरव्यू के लिए फोकस है तो मैं आपको कहूंगा कि आप इन टर्म्स को भी बहुत ध्यान से पढ़िए। और कोई क्वेश्चन अगर कोई वैसा आ गया आपका पढ़ाई का, मैंने कितने सवालों को जो है इग्नोर करा है वहाँ पे इंटरव्यू में, पूछ लिया मेरे से कुछ GST का पूछ लिया, नहीं पता बता दिया हमने नहीं पता, कोई कुछ होता थोड़ी है, और आप मतलब मना करते ही नहीं, वो कुछ और पूछ लेते हैं, फिर मैं मना कर देता हूँ नहीं पता ये भी, अच्छा फिर ना वो आउट ऑफ द ट्रैक जाके कुछ और पूछ लेते हैं, फिर मैंने कहा ठीक है ये बता सकता हूँ आपको। तो बी ऑनेस्ट, मतलब दे लाइक दैट कि आप मतलब ऐसा नहीं है ना गलत बोल दो। मतलब मैं आपको एक बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे से पूछा किसी ने एक सवाल GST का, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं ट्राई करो, मैं ट्राई क्यों करूँ, मेरे को पता ही नहीं है ना, अब वो तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ना वो मैं गलत क्यों बोलूँगा आपको, मतलब मेरे लिए जो है ना सवाल का जवाब ना देना ज्यादा अच्छा है कि मैं गलत बोल दूँ, गलत में मैं बर्बाद हो सकता हूँ, लेकिन जो चीज मेरे को पता नहीं है ना उसका जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता। अगर मैं आपके सामने ये आदत को लेकर आ रहा हूँ ना अपनी, जो मेरी है भी नहीं, तो क्लाइंट के सामने भी झूठ बोलूंगा मैं, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज है जो आपके अंदर टेस्ट करी जाती है। एक क्वालिटी है हार्ड वर्किंग, कितने हो आप, आपका हार्ड वर्क ना उस इंटरव्यू में ही पता लग जाएगा, आप कितने एफर्ट कर रहे हो। उनके सवाल आपको नहीं भी पता ना, वो वहीं पे आपका हार्डवर्क सारा पता लग गया, हार्डवर्क भी चेक हो जाएगा, ऑनेस्टी भी चेक हो जाएगी, इंटीग्रिटी, अगर वो बढ़िया इंटरव्यू है ना इंटीग्रिटी भी चेक कर लेगा वो, ठीक है। और फिर ना उसके बाद आपको लास्ट में क्या होता है कि ओके थैंक यू सो मच, विल गेट बैक टू यू, ठीक है। वो गेट बैक टू यू होता ही नहीं है, और आपको लग रहा है आपका अच्छा गया है, और अगर आपको 6, 7, 8 दिन तक नहीं आ रहा ना, समझ जाओ भाई साहब नहीं हुआ आपका, ठीक है। अभी मेरे दोस्त ने मतलब बिग 4 में ही था, उसने इंटरव्यू दिया था, उसके साथ बहुत जबरदस्त हुआ वो, ये कह रहा भाई मैंने तो ले ली उसकी इंटरव्यू की ले ली उसने, बट एक्चुअली में आज तक कॉल नहीं आया उसको, उसका मैनेजर राउंड ही हुआ था, और यू सो कॉन्फिडेंट। एरोगेंस नहीं रखना आपको लेट डाउन नहीं करना, आपको ना रेस्पेक्टफुल रहना है, क्योंकि अगर आप अभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना इंटरव्यूअर की, वो समझेगा ये अभी से नीचे गिरा रहा है मेरे को, भले से काम आता हो। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप पुराने बंदे हो, तो कोई आपके साथ काम नहीं करने है। सबको यार ऐसे बंदे चाहिए, कोई एक एनवायरनमेंट बना के चले जो है एज उसका कोऑपरेशन का, वो लोग उनको पसंद आते हैं। और हमेशा रिजेक्ट होने के बाद एनालिसिस करा करो क्यों रिजेक्ट हो गए यार। लेकिन आप जो हमने आपको इतना सारा बता दिया है, यहाँ पे आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। मतलब आपको मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात रख रहा हूँ। गौरव आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इस बात से? डेफिनेटली निखिल, और जो अभी आपने घर का एग्जांपल दिया, या फिर हम इन जनरल अपने लाइफ में भी एग्जांपल देते हैं कि भाई
हमने अपनी लाइफ में रिस्क क्या देखा कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स इतने लोग हैं, तो रिस्क क्या हो सकता है, मेरी डेथ हो सकती है, उसके लिए मैंने क्या कंट्रोल लगाया, मैंने इंश्योरेंस ले लिया। एक रिस्क है कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। एक रिस्क है कि मेरे पास मेरी नौकरी जा सकती है, तो मैंने बफर में अपने खर्चे देखे कि मेरे ये EMI और ये हो सकता है, तो मैंने एक फंड अपना सेपरेटली कॉर्पस क्रिएट करके रख लिया कि मेरे 3 महीने की सैलरी ना आए तो ये खर्चा वहां से पूरा हो जाएगा। तो हम डेली लाइफ में भी रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल्स बनाते हैं, उनको रेगुलरली चेक करते हैं। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंटरनल ऑडिट में नहीं है, बट क्योंकि ये आपकी नॉर्मल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से इतना जुड़ा हुआ चीज है, आप ये रिस्क जाके बता सकते हैं। आप बैंक के अंदर देखते हैं, आप सिंपल बैंक का एग्जांपल दो कि बॉस देखो वहां पर कैश में डीलिंग होती है, वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, तो उनके कंट्रोल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि भाई कोई भी कैश रिलीज होगा तो उससे पहले अगर चेक होगा तो चेक की पेमेंट पास करने से पहले 2 लोग उसके ऊपर साइन करेंगे, और उस तरह की 100 चीजों के कंट्रोल है। फिजिकल सिक्योरिटी का कंट्रोल ज्यादा होता है। तो आपको ये सब चीजें आपके एनवायरनमेंट से ही मिल जाएंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ काम किया होना चाहिए, आप अपने आसपास से देख के भी 10 इंस्टेंस इकट्ठे कर सकते हैं जो आप अपने इंटरव्यू में बता सकें। तो इंटरनल ऑडिट आपके एनवायरनमेंट को आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये स्किल अगर आपके अंदर है तो वो कहते हैं ना कि रिस्क को पहचानने की परख जो है, आप देख सकते हो कि कहाँ व्हाट कैन गो रॉन्ग और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी भी है तो उसको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अपने एनवायरनमेंट से भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको एग्जांपल ऐसे ही देने जो आपके आर्टिकलशिप में या आपके प्रायर एक्सपीरियंस से ही आपने सीखे। तो आपने अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, आप अपने इंटरव्यूअर को जाने, अब वो ही नहीं जान रहा आपको 1 मिनट के अंदर, आप भी जान रहे हो उसको, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में रखना। इंटरनल ऑडिटिंग में बिजनेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट का बिजनेस क्या है, ठीक है, आपको बिजनेस को असेस करना पड़ेगा, उसका बिजनेस चलता है कैसे, उसके बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो भी केस स्टडी मिलेगी आपको, तो आपको उसका बिजनेस वगैरह समझना पड़ेगा, जो भी आपको इंटरव्यू में मिलती है। बड़ी कंसल्टिंग फर्म होगी, मैकेंजी हो गई, है ना, BCG होगी, ये आपको जो केस स्टडीज देते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है इसका। मतलब बिजनेस को समझना बहुत, अगर कोई एक्स बिजनेस है तो वो एक्स बिजनेस क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इवन आपको ये बता रहा हूँ, आपकी जॉब लग जाती है और आप जाते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप ही अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट है। वो आपको मतलब बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, चीजें कैसे काम करती है, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। ये अप्रोच आपके इंटरव्यू में अगर है ना, आपको कुछ नहीं आता ना, तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने आपको जो बताया ये आप कर लो। बाकी हमारा एक प्लान है, हम मतलब आपका केस स्टडी आप हमारे सामने लेकर आना, जो नए लोग हैं कॉलेज के भी है, इवन जो भी इसको देख रहे हैं, तो आप क्या करना, आप अपनी रिसर्च वगैरह करो, जितने भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द वेरियस कॉलेजेस, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री जो भी है, सारा आप लेकर आओ, केस स्टडीज लेकर आओ। हम आपकी केस स्टडीज आप हमारे सामने मारो, आप हमारे सामने केस स्टडीज को रखो। मतलब मैं नहीं कह रहा कि हम उसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन आप अप्रोच देखना, अगर आप नए लोग हो ना, आप अप्रोच देंगे कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, आप वो लेकर आना। एक सेशन हम प्लान करेंगे, और हमने ये भी डिसाइड करा है, एक बहुत बड़ा एक जो है वॉइड है, कि कोई भी आपको नहीं बताता कि प्रोसेस क्या है, वो आपको जॉब पे पता लग रहा है। हम आपको जॉब से पहले ही बता देंगे क्या प्रोसेस है, कंपनी में कैसे काम चलता है, कैसे क्या होता है, कब होता है, मतलब पूरे का पूरा आपको जो है सब कुछ मिलेगा। बस आपकी डेडिकेशन चाहिए, आप करना चाहते हो ना, हम तो इंटरेस्टेड है वो करने में, नहीं गौरव? हम तो बहुत इंटरेस्टेड है, हमें पता है नॉलेज तो यार बांटने से बढ़ेगी ना, बांटने से बढ़ेंगे, वी आर फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, आप देखिए हम लोगों को ऑडिट कौन पढ़ाता है, वो लोग जिन्होंने लाइफ में ऑडिट ही नहीं किया, उन्होंने CA क्वालिफाई किया और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर उन्होंने टॉप डाउन रिस्क असेसमेंट होता गया है, उन्होंने देखा ही नहीं कभी वो एक्चुअली होते हुए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मेकर चेकर, सो आपको जेनरिक तो पता है, बट अगर आप उसको SAP एनवायरनमेंट ही लोगों ने देखा तो उस एनवायरनमेंट में किस तरह से जाता है, लोग अभी भी डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। तो SAP में लेजर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जब हमें उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता तो हम उस तरीके से ऑडिट को कभी अप्रोच भी नहीं कर पाते, कभी करते भी नहीं। तो जब तक आपको पूरा स्ट्रक्चर पता नहीं है कि आप स्कोपिंग कैसे करेंगे, आप रिस्क एनालिसिस कैसे करेंगे, आप ये कैसे देखेंगे कि आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, क्या क्या हाई रिस्क एरियाज हैं, इंटरव्यूज लेने की आपके पास टेक्निक्स क्या क्या हैं आपके रिस्क फाइंड करने की, तो वो सब आपके टूल्स जो हैं वो आपको सिखा तो वही पाएगा जिसने एक्चुअल में काम किया होगा। हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हम या तो किताबों में पढ़ते हैं जो कि इतना ज्यादा टेक्निकल है, जब तक वो यार हिंदी नहीं आएगा, काम तो आपको हिंदी में करना है, हिंदी में ऐसे ना आपको प्रैक्टिकली काम करना है।
बट आपको पढ़ाई जा रही है अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो भाई दिक्कत तो आएगी, देर से क्या। और जो पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ा रहे, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सो हम कोशिश करेंगे वो जो गैप है उसको ब्रिज करें। ठीक है गौरव, इट वाज अ ग्रेट सेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना हमने बताया है तो उतना वो कर लेंगे। आपको जॉब आएगी, मिलेगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, आजकल क्राइसिस का टाइम है और मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जॉब है, आपके लिए जॉब है। अब जो अभी जो देख रहे हैं इस वीडियो पे, आपके लिए जॉब है और कसम से है, मैं बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज आर देयर और आपको जो है ना उसको ग्रैब करना है। गौरव, भी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स वी विल एंड दिस सेशन। श्योर निखिल, आई थिंक जैसे शिवखेड़ा साहब के बुक है यू कैन विन, तो मैं तो कहूँगा यू हैव ऑलरेडी वॉन। तो आप जीत चुके हैं अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप एफर्ट डालने को तैयार हैं, क्योंकि बिना काम किए वो कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और स्वर्ग लेने तो आपको खुद मरना पड़ेगा। तो काम तो बस करना पड़ेगा, वो प्रेजेंटेशन और आपका कम्युनिकेशन वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब इंटीग्रल है। बट अगर आपको काम नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप मार तो खा ही जाओगे। तो पहले हम अपनी ये कोर स्किल जो टेक्निकल स्किल है इसको डेवलप करेंगे और उसके बाद आगे की चीजों पे भी जाएंगे। तो साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको डरना नहीं है, सामने वाला भी इंसान है जैसा निकलने का। और मैं तो कहूँगा वो व्यक्ति कहीं से भी आया हो, उसकी कोई भी पोजीशन हो, अल्टीमेटली ही इज आल्सो वर्किंग एंड यू आर आल्सो वर्किंग। और दोनों के एक्सपीरियंस का डिफरेंस है ना, ही इज सीनियर बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा आप भी वैसी बात करें, तो डरना नहीं है। आपको अप्रोच जो है आपकी टुवर्ड्स लाइफ टुवर्ड्स वर्क वो क्लियरली माइंड में लेके चलनी है, और जो की क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रिपेयर करना है। आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर लिखने हैं और उसको रिपीटेटिवली गो थ्रू करना है। अगर आपको टाइम मिले तो अपने दोस्तों के साथ उनको प्रैक्टिस कीजिए। एंड मैं और निखिल अपना नंबर, अपने लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज डोंट हेसिटेट, रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप, वी कैन शेड्यूल अ कॉल समटाइम एंड देन वी कैन डिस्कस कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है वी कैन एड्रेस देम आल्सो। सो ऐसा नहीं है, हाँ आपस में मिल बांट के दोस्ती यारी में काम करेंगे, ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे। कुछ आपके पास सजेशंस आते हैं, इनपुट्स आते हैं, आपको लगता है कि कुछ एडिशनल आपको सीखना है या हम हमसे कवर करवाना चाहते हैं, विल डेफिनेटली ट्राई एंड कवर दैट। सो दैट्स इट निखिल फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड रिस्पांस और मिलते हैं जल्द एंड विश यू ऑल द बेस्ट और कि आपको जॉब मिले। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू।